हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश हाड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हिस्टोग्राफी की राजस्थान इतिहास पर। राजस्थान इतिहास पर हम बात कर चुके थे गुर्जर प्रतिहारों के नागभट्ट द्वितीय के बारे में, और आज हम बात करेंगे आपके मिहिर भोज को। मिहिर भोज जो नाम ही काफ़ी है इतिहास के उस संदर्भ में, उसे एक ऐसे महान राजा के संदर्भ में जिसका उल्लेख न केवल अभिलेखों से मिलता है या फिर न केवल देशीय साहित्य से मिलता है, बल्कि विदेशी इतिहासकार यहाँ तक कि मुस्लिम इतिहासकार भी उसकी बहादुरी के बड़े चर्चे करते थे। कोई उसे एक कट्टर हिंदू धर्म का समर्थक बताता है तो कोई उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताकर संबोधित करता है। हम यहाँ पर इस मिहिर भोज के संदर्भ में बात करेंगे, इसके साहित्यिक स्रोत, इसके जो जानकारी उसके संदर्भ में बात करेंगे, इसके जो उपनाम थे उसके, और यहाँ तक कि फिर हम यहाँ पर बात करेंगे इसके साम्राज्य विस्तार की, और इसका जो साम्राज्य विस्तार का जो केंद्र है वो कहाँ तक रहा उस पर भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। अगर हम बात करें मिहिर भोज के संदर्भ में, मिहिर यानी कि सूर्य, यानी कि ये कहा जाता है कि यह सूर्योपासक माना जाता था। सूर्य देवता के प्रति इसकी विशेष आसक्ति मानी जाती थी। इस वजह से कुछ इतिहासकारों ने इसे सूर्य का प्रतिबिंब कह के संबोधित किया गया। यहाँ पर अगर हम मिहिर भोज पर बात करें तो मिहिर भोज के हमें जो स्रोत मिलते हैं वो दो तरीके से स्रोत प्राप्त होते हैं। एक जो स्रोत माना जाता है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पर अगर बात की जाए तो अभिलेखीय साक्ष्यों में जो हैं दौलतपुर अभिलेख, के बाद ग्वालियर प्रशस्ति, और ये जो ग्वालियर प्रशस्ति है ये गुर्जर प्रतिहारों की एक प्रमुख अभिलेख या पुरातात्विक साक्ष्य माना जा सकता है, क्योंकि इस ग्वालियर प्रशस्ति से गुर्जर प्रतिहारों की विस्तृत वंशावली हमें प्राप्त होती है। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो हमें ये भी जानकारी मिलती है कि इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो कहाँ तक हुआ करता था। यहाँ पर इस ग्वालियर प्रशस्ति की अगर हम डिटेल स्टडीज़ पर बात करें तो इसका जो लेखक था वो बालादित्य था, जिसने संस्कृत भाषा में इस अभिलेख का निर्माण करवाया। दूसरा जो अभिलेखीय साक्ष्य इसके संबंध में माना जाता है वराह अभिलेख, और अगला जो बड़ा महत्वपूर्ण है वह इसके सिक्के। यहाँ से हमें इसके चांदी और तांबे के सिक्के पर्याप्त रूप से प्राप्त होते हैं। तो यह मिहिर भोज के पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में देखा जा सकता है। अगर हम साहित्य की बात करें तो दो प्रकार का साहित्य, एक देशीय साहित्य और एक विदेशी साहित्य। देशीय साहित्य में विस्तृत रूप से जो जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है तो वह राजतरंगिणी से मिलती है। राजतरंगिणी इस गुर्जर प्रतिहार शासक के साम्राज्य विस्तार की विस्तृत जानकारी देगा। तो यह जो कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी है वह इस मिहिर भोज के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करवाती है। विदेशी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दो ग्रंथ हैं, जिसमें एक सलालुल तवारिख और दूसरा जो माना जाता है वह मजरूल जहब। यहाँ पर अगर हम दोनों के संदर्भ में बात करें तो सलालुल तवारिख जो है वह एक मुस्लिम इतिहासकार है और यात्री भी माने जाते हैं, जिनका नाम है सुलेमान ने इस ग्रंथ को लिखा। और ये कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बाद इसी गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में घूमने आता है, और वहाँ पर इसने जो किस्से सुन रखे थे मिहिर भोज के संदर्भ में उसकी चर्चा अपने इस ग्रंथ में की। जबकि मजरूल जहब पर अगर हम बात करें तो मजरूल जहब का शाब्दिक जो अर्थ है वह स्वर्ण भंडार, यानी कि ये जो पुस्तक मोस्ट ऑफ जो लिखी गई है वह भारत के संदर्भ में लिखी गई है, और इसमें भारत को एक स्वर्ण भंडार का केंद्र कह के संबोधित किया गया है। और इसका जो लेखक था वह अल मसूदी था, और अल मसूदी
मिहिर भोज के काल में भारत घूमने आता है, भारत के यात्री के रूप में आता है। यह आपके जनरली अरबी यात्री माना जाता है। यहाँ पर इतने साक्ष्य हमें प्राप्त जब होते हैं तो उसके बाद हम मिहिर भोज के माता पिता पर अगर हम बात करें तो रामभद्र इसके पिता थे और जबकि माँ का नाम अप्पा देवी था। रामभद्र नागभट्ट द्वितीय का पुत्र माना जाता है, जिसका शासनकाल सामान्यतः ज़्यादा नहीं है, केवल मात्र 1833 से लेकर 1836 का जो कार्यकाल है वह रामभद्र का माना जाता है। और इसके यह पिता होने का जो साक्ष्य है वह हमें वरहा अभिलेख से मिलता है। वरहा अभिलेख में मिहिर भोज के माता पिता के बारे में हमें एक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, मिहिर भोज पर अगर हम डिस्कस करें तो मिहिर भोज का उपनाम या फिर हम बात करें उपाधि, मिहिर भोज के उपनाम और उपाधि पर जिक्र किया जाए तो इसके अनेक उपनाम हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं और उपाधियों के में प्राप्त होते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें देखनी है कि कहाँ से इनके कौन कौन सी उपाधियों का जिक्र किया है, उस पर हम बात करेंगे। अगर हम उपनाम या उपाधि पर बात करें तो इसके अलग अलग नाम यहाँ पर हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। एक जो इसकी उपाधि जो है वह प्रभास के रूप में मिलती है, दूसरी इसकी आदि वरहा, और एक जो मिलती है श्रीमद आदि वरहा के रूप में, और एक नाम इसका संबोधित किया गया है बोरा, और एक जो नाम मिलता है इसका जुर्ज। यह यहाँ पर इसकी उपाधि या उपनाम के संदर्भ में बात मानी जाती है। पहली जो तीन जो नाम है वह इसकी उपाधियों के संदर्भ में माना जाता है। अगर हम प्रभास के संदर्भ में बात करें तो इसे दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास के संबोधित किया गया है, जबकि आदि वरहा की जो जानकारी है वो हमें ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। ग्वालियर प्रशस्ति में अर्थात मिहिर भोज को आदि वरहा के संबोधित किया गया है, और श्रीमद आदि वरहा की जो जानकारी है वह हमें इसके जो चांदी और जो तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं उन तांबों के सिक्कों में इसे श्रीमद आदि वरहा के संबोधित किया गया। बोरा का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो बोरा का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह इस्लाम का दुश्मन या कट्टर हिंदू की जो छवि है वो बताने का यहाँ पर इसे प्रयास किया गया है। और इसे बोरा जो कहा गया वह अल मसूदी ने इसे बोरा के संबोधित किया, जबकि सुलेमान इसे जुर्ज के संबोधित करता है। तो जुर्ज यानी कि जुर्ज क्षेत्र का संरक्षक यानी कि गुजर प्रतिहार साम्राज्य का जो गुजर साम्राज्य उसका शासक के से संबोधित किया जाता है। तो यह हमें मिहिर भोज की जो साहित्यिक जानकारी है या फिर अगर हम बात करें इसके माता पिता या इसके नाम या उपाधियों के जिक्र को लेकर हमने यहाँ पर बात की। मिहिर भोज के अगर हम राज्य विस्तार पर बात करें तो मिहिर भोज एक प्रतापी शासक था जिसने न केवल भारत के शासकों को बल्कि विदेशी शासकों को भी पराजित किया। यहाँ पर मिहिर भोज का जब अगर हम साम्राज्य विस्तार पर जिक्र करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मिहिर भोज ने जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्हें भारत प्रवेश करने से उन्हें रोका, और किस तरीके से भारत के कौन कौन से शासक इसके काल में जो विदेशी आक्रमण थे वह आपके भारत के इस क्षेत्र पर होते हैं। लेकिन इस शासक ने न केवल उन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया बल्कि उनके जीते हुए क्षेत्रों से उन्हें वहां से भगाया जाता है और वहां पर गुजर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की जाती है। आप अगर इस सिंध क्षेत्र पर गुजर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के अनेक आक्रमण हुए और इसने जो खलीफा
खलीफा के जो सिंध का गवर्नर था जुनैद, उस जुनैद को इसने पराजित किया। तो यहाँ पर इसकी इस सफलता में जो राजस्थान या फिर भारत के तत्कालीन स्थानीय शासक थे उसने इसका सहयोग प्रदान किया। लेकिन इसकी जो राजनीतिक जीवन की दूसरी प्रमुख विशेषता जो मानी जाती है वह त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष पर अगर बात की जाए तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में इसका दो शक्तियों के साथ संघर्ष होता है। एक जो आपके राष्ट्रकूट शासक थे, जबकि एक बंगाल के पाल शासक थे। इसके काल में जो राष्ट्रकूट शासक था उसका नाम कृष्ण द्वितीय हुआ करता था, जबकि जो पाल शासक था उसका नाम देवपाल और उसके बाद नारायण पाल हुआ। यहाँ पर इस त्रिपक्षीय संघर्ष में मिहिर भोज को प्रारंभिक असफलताएं प्राप्त होती है। प्रारंभिक असफलताओं से जो मतलब है वो ये कि मिहिर भोज इस कन्नौज को लेकर जब इनका संघर्ष होता है तो जो बंगाल का पाल शासक था देवपाल, इस देवपाल ने मिहिर भोज को पराजित किया और बाद में जो मिहिर भोज था वह मिहिर भोज राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से भी पराजित होता है। लेकिन बाद में जो कृष्ण द्वितीय था वह अपनी आंतरिक राजनीति में इतना व्यस्त हुआ कि उसे उत्तर भारत की तरफ यह ध्यान नहीं दे पाया। और दूसरी स्थितियाँ ये बनती है कि अब देवपाल की मृत्यु के बाद जो नारायण पाल शासक बनता है तो नारायण पाल इतना शक्तिशाली शासक नहीं था। इस वजह से मिहिर भोज ने इस नारायण पाल को पराजित करके अपनी पिछले पराजय का बदला लिया और उसके बाद इसने इस कन्नौज को अपनी राजधानी स्थापित किया। तो इसकी जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें इसकी जो राजधानी बनती है वह राजधानी जो स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित होगी वह कन्नौज बनती है। तो राजनीतिक जीवन के संदर्भ में इसका इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसकी राजनीतिक सफलताओं पर अगला जिक्र करें तो कौन कौन से इसके शासक या सामंत थे उस पर अगर बात की जाए तो मेवाड़, चौहान, मालवा, हरियाणा, ये वो सेक्टर था, ये जो शासक थे जो गुर्जर प्रतिहारों के अधीनता में हुआ करते थे। और एक जो माना जाता है कलिंजर। मेवाड़ में उस समय जो यहाँ का शासक हुआ करता था उसका नाम हर्षराज था। और चाक्षु का अभिलेख हमें ये जानकारी देता है कि जो मेवाड़ के शासक हर्षराज ने अनेक जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वहाँ पर शांति स्थापित की। और ये जो कार्य का जो निर्देशन है वो मिहिर भोज से मिलता है। दूसरा, चौहान शासकों में जो हमें जानकारी मिलती है कि जो अजमेर के चौहान शासक थे, इन अजमेर के चौहान शासकों में से गोपेंद्र नाथ चौहान था। उस गोपेंद्र राज ने जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है तो उस समय गुर्जर प्रतिहार सेना का नेतृत्व किया। तो यह जानकारी भी हमें चौहानों के संदर्भ में प्राप्त होती है। मालवा के जो परमार शासक उस समय हुआ करता था जिसका गुणाम देव था, उस गुणाम देव को भी इस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी क्षेत्र का कुछ भूमि प्रदान किया। और हरियाणा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि यहाँ का जो पहेवा अभिलेख है वो ये बताता है कि इस क्षेत्र में जो मेले आयोजित होते थे उसका जो आय व्यय का निर्देशन आय व्यय का जो विवरण था वह प्रतिहार शासकों को भेजा जाता था। दूसरा, कालिंजर का उस समय जो शासक था उसे भी भूमि दान देने के जो साक्ष्य हैं वह कहेवा अभिलेख से प्राप्त होते हैं। तो यह वह स्थानीय शासक थे जो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की अधीनता में हुआ करते थे। यहाँ पर अगर हम इसके राज्य विस्तार पर बात करें तो इसका जो राज्य विस्तार था उसके अंतर्गत ये क्षेत्र माने जाते थे। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र पर मिहिर भोज का शासन था। और यह जो शासन था मिहिर भोज का वह 836 ईस्वी से लेकर 886 ईस्वी तक इसका शासन रहा। स्कंद पुराण के अनुसार ये माना जाता है कि
मिहिर भोज ने अपने अंतिम काल में अपने पुत्र महेंद्रपाल प्रथम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके या शासन व्यवस्था सौंपकर नर्मदा नदी के निकट नर्मदा नदी में जल जीवन त्याग दिया। यह जनरली स्कंद पुराण से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यह आपके मिहिर भोज का शासनकाल माना जाता है। मिहिर भोज के संदर्भ में हमने ये बातें की। अब आगे हम गुर्जर प्रतिहारों के जो अन्य शासक आएंगे उनके संदर्भ पे ये बात करेंगे कि कौन कमज़ोर शासक होता है और किस तरीके से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का पतन होता है और जो इनकी सांस्कृतिक विशेषता मानी जाती है वो क्या मानी जाती है। अगर हम यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की मिहिर भोज की सांस्कृतिक कार्यों के बारे में बात करें तो मिहिर भोज ने ग्वालियर दुर्ग में एक तेली के मंदिर का निर्माण किया था जो सूर्य को समर्पित माना जाता है। उसके अलावा मंडोर में अनेक सूर्य मंदिर का निर्माण भी मिहिर भोज द्वारा किया जाता है। तो ये इसके सांस्कृतिक कार्यों के संदर्भ में बात कही जाती है। अगली क्लास में हम इस गुर्जर साम्राज्य के पतन के संदर्भ में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इसमें कमेंट कीजिए और इसको लाइक कीजिए ताकि हम और आगे वीडियो को बढ़ा सकें।